नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको सावधान करने वाली एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं। दिल्ली का एम्स दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। एम्स पर साइबर हमले से जिस तरीके से हालात पैदा हो गए हैं, हड़कंप मचा है। एम्स का पूरा सिस्टम ठप हो गया। बुधवार सुबह से मरीजों का हाल बेहाल रहा। एम्स के डॉक्टर, एम्स के कर्मचारी परेशान हैं। नंबर लगने में दिक्कत हो रही है, टेस्ट रिपोर्ट आने में दिक्कत हो रही है। स्मार्ट लैब, बिलिंग सिस्टम सब फेल हो गया है। दिल्ली सिस्टम लगातार फेल हो गया है। एम्स में इलाज करवाने के लिए पूरे देश से लोग दिल्ली आते हैं। हर दिन एम्स में भारी भीड़ जुट जाती है। ऐसे में कंप्यूटर सिस्टम की जगह मैन्युअली काम हो जाए तो समझा जा सकता है। हालात क्या होंगे आज मैं आपको एम्स का पूरा हाल बताऊंगा। साइबर सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट की देश में भारी कमी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इस मसले पर आपको कई बार बता चुका हूं। कल भी मैंने आपको साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से रोजगार के बड़े अवसर के बारे में बताया था। दिल्ली एम्स पर साइबर हमले की खबर सावधान करने वाली है। देश का इतना बड़ा अस्पताल साइबर हमले से सुरक्षित नहीं है। यह चिंता बढ़ाने वाली खबर है और बहुत जरूरी है कि साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर कोशिश की जाए। बड़ी तादाद में युवाओं को देश की साइबर सेना के लिए तैयार किया जाए। कैसे देश में साइबर हमले के केस बढ़ते जा रहे हैं। देश की बड़ी संस्थाएं साइबर हमले के निशाने पर हैं। साइबर सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। गुजरात का चुनावी शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए मुद्दे पर जोर है। मेधा पाटकर नाम की रैलियों में खूब गूंजा। अब राहुल गांधी के लुक पर सियासी वार पलटवार तेज हो रहे हैं। सबके अपने दावे, सबके अपने अपने वादे। गुजरात चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज मैदान में डटे नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात चुनाव का पूरा अपडेट भी आज मैं आपको दूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आज आपको बता रहा हूं, देश में साइबर सुरक्षा के लिए बड़े इंतजाम की जरूरत है। साइबर सुरक्षा के लिए बड़ी तादाद में एक्सपर्ट की जरूरत है। साइबर सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट बताती है कि साइबर सुरक्षा क्षेत्र में करीब 43% एक्सपर्ट की कमी है। यहां तक कहा जाता है कि शिक्षा बजट का कम से कम 50% हिस्सा स्किल्ड इंजीनियरों पर निवेश करने की जरूरत है ताकि साइबर सुरक्षा के लिए बड़ी फोर्स तैयार की जा सके। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कल जब मैंने राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताया था, ठीक उसी वक्त दिल्ली के एम्स में साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट पसीना बहा रहे थे। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली एम्स पर बुधवार की सुबह साइबर अटैक हुआ। एम्स का पूरा सिस्टम ठप हो गया। कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित होने लगा। पहले मामूली तकनीकी दिक्कत माना गया। शुरुआती पड़ताल में अंदाजा हो गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। एम्स का पूरा कंप्यूटर सिस्टम किसी बड़े साइबर हमले का शिकार हो गया। एजेंसियों ने साइबर अटैक की आशंका जताई। दिल्ली एम्स का सर्वर बुधवार को सुबह 7 बजे तक डाउन गया। सर्वर में गड़बड़ी के चलते अस्पताल में मरीजों के रजिस्ट्रेशन, सैंपल लेने का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया। दिल्ली एम्स के सर्वर डाउन होने का मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया। केंद्रीय साइबर एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई। जिस तरीके से जानकारी दिल्ली एम्स के सामने आ रही है, उसके मुताबिक कंप्यूटर आधारित सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो गया। एजेंसी से फिर से शुरू करने की कोशिश करने में लगी है। इंटरनेट बंद है,
सभी काम मैन्युअली किए जा रहे हैं। इससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर लगाने से लेकर मरीजों के हेल्थ से जुड़े तमाम आंकड़े डिजिटल स्टोरेज में होते हैं। लैब स्मार्ट, बिलिंग रिपोर्ट, जनरेशन सिस्टम, ओपीडी जैसी तमाम डिजिटल अस्पताल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सभी डिजिटल सेवाएं फिलहाल मैन्युअली मोड में चल रही हैं, जिससे काफी ज्यादा दिक्कत और वक्त लग रहा है। दिल्ली एम्स में जिस तरीके से भीड़ होती है, समझा जा सकता है कि लोगों को हर काम के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। सर्वर डाउन होने के चलते सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को हो रही है। एम्स में लाखों लोगों के मरीजों की जांच रिपोर्ट समेत तमाम लेखा जोखा दांव पर लगा हुआ है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि दिल्ली एम्स के सर्वर पर देश के वीवीआईपी का हेल्थ डाटा रहता है। एम्स में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के अलावा तमाम अहम शख्स का डेटा मौजूद होता है। एम्स के सर्वर में रखे गए बेहद संवेदनशील डेटा का लीक होना खतरनाक साबित होता है, खतरनाक माना जाता है। और यही वजह है कि दिल्ली एम्स पर हुए साइबर हमले पर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम एजेंसियों को भी लगाया गया है। एम्स पर हुए हमले की निगरानी में आईटी मंत्रालय भी जुट गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के निदेशक और अधिकारियों ने इसे साइबर सुरक्षा ऑपरेशन की कमान अपने हाथों में ले ली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली एम्स पर हुआ साइबर हमला डराने वाला है। ये एक चेतावनी की तरह है। इसे गंभीरता से देखते हुए एम्स जैसी खास संस्थाओं को साइबर सुरक्षा पर सावधान रहने की होने की जरूरत है। उनकी सुरक्षा के लिए कई बड़े प्रावधान करने की जरूरत है। देश में साइबर सुरक्षा पर बड़े फैसले लेने का वक्त है। बड़ी संख्या में साइबर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जरूरत है। एनआईसी के अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली एम्स पर हुआ हमला रैंसमवेयर वायरस अटैक हो सकता है। एनआईसी की टीम डेटा रिकवर करने में जुट गई है। संस्थान न सिर्फ मुख्य सर्वर बल्कि बैकअप सर्वर में भी सेंध लगी हुई है। अस्पताल के मुख्य सर्वर, बैकअप सर्वर की पूरी तरीके से फायरें पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी हैं। बचाव के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ विभाग के बैकअप सर्वर साइबर अटैक्स नहीं पहुंच रहे हैं। एनआईसी की टीम ने तुरंत ऐसे सिस्टम को नेटवर्क से अलग कर दिया। माना यह जा रहा है कि अगर एनआईसी की सुरक्षा साइबर टीम ने तुरंत पहुंचकर मोर्चा नहीं संभाला होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। मरीजों से जुड़ा डेटा डिलीट हो गया। देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान में डेटा की सेंधमारी की चिंता विषय बनी हुई है। डर है साइबर लुटेरे मेडिकल डेटा को चुराकर बेच सकते हैं। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। दिल्ली एम्स पर हुए साइबर हमले के बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। जो एम्स पर रैंसमवेयर का आक्रमण हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है और भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर भारत का जो सर्व प्रमुख मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसको रैंसमवेयर के माध्यम से टारगेट किया गया है। सारे सिस्टम्स डाउन हो चुके हैं, मैनुअल कार्ड्स बन रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि कितना डेटा चला गया है। और ये डेटा न केवल सामान्य भारतवासियों का है बल्कि मंत्रियों का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, महत्वपूर्ण लोगों का है। कितने सालों का डेटा है ये भी नहीं पता। और ये कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि मेडिकल डेटा अत्यंत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाते हैं और बहुत बहुमूल्य होते हैं, ज़्यादा महंगे बिकते हैं, ख़रीदे जाते हैं ऑनलाइन। और इसलिए अब इस तरह का डेटा जब चला गया है तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या एक राष्ट्र होने के नाते हम तैयार हैं या नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। भारत के पास ना तो कोई रैंसमवेयर संबंधी स्पष्ट कानून है, ना ही भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून स्पष्ट तौर पर रैंसमवेयर जैसे मामलों को इफेक्टिवली और डायरेक्टली रूप से डील करता है। हमारे यहाँ क्योंकि साइबर लॉ भी बहुत इफेक्टिव नहीं है, इसलिए आवश्यकता है अब एक नए प्रकार से होलिस्टिकली रैंसमवेयर अटैक्स को देखने के लिए ज़्यादा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है ताकि लोग जागरूक हो सकें साइबर सुरक्षा के पहलुओं को लेकर और
प्रोएक्टिव कदम उठाएं। न्यूज इंडिया की टीम ने एम्स जाकर वहां के मरीजों का हाल जाना। मैं आपको कुछ लोगों की वो आवाज सुनवाना चाहता हूं, वो बात सुनवाना चाहता हूं, वो दर्द सुनवाना चाहता हूं जो इस साइबर हमले की वजह से परेशान है, लगातार वहां के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको ना रिपोर्ट मिल पा रही है, ना उनकी समस्या का हल निकल पा रहा है। आप भी सुनिए राष्ट्र की आवाज के जरिए। मुझे जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स बोला था देने के लिए कि आज वो आपको आके सुबह कलेक्ट करना है, तो मैं सुबह से भी लाइन में लगा हुआ था। फिर पता लगा कि रोने के यहाँ पे प्रॉब्लम है, साहिब उसका मतलब सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो वो रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी नेक्स्ट टाइम आप आइएगा तब लेके आइएगा, तो वो मैं आज आपका काम हो नहीं पाया? नहीं, आज नहीं हो पाया जी। मतलब ये है कि सारे काम मैनुअली ही हुए हैं, जो भी ऑनलाइन काम है सर्वर ठप होने की वजह से वो नहीं हो पाया। परसों से आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और साहिब वो जो है हमारी रिपोर्ट भी नहीं निकल पा रही है और मेरी सिस्टम में खून कमेगा और अब यहाँ ये कह दिया गया है कि अब खून नहीं चढ़ेगा, ब्लड बैंक बंद हो गया है और कल सुबह के लिए कह दिया है। परसों से हम यहाँ पर हैं, कोई सुनवाई नहीं है अभी। फाइल वगैरह हमारा पेशेंट हमारा परेशान है, यहीं पर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साइबर अटैक तो 2 दिन हो गए साइबर अटैक, उसमें तो कोई रिपोर्ट हमारी मिल नहीं पाई है और हमारी विजिट भी रह गई है। विजिट क्योंकि रिपोर्ट पे बेस बनेगा, ट्रीटमेंट देंगे, रिपोर्ट नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है हमारा। बहुत लोग पब्लिक परेशान है, किसी का नहीं हो रहा, मेरा नहीं, बहुत पब्लिक परेशान है, जो बाहर से आए हुए हैं या यहीं के हैं, किसी का नहीं हो पा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एनआईसी की टीम एम्स पर जिस रेनसमवेयर वायरस अटैक की बात कर रही है, आखिर वो है क्या है? रेनसमवेयर एक तरह का मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में घुसकर एक्सेस हासिल कर लेता है। वो आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है, डेटा और एक्सेल वापस लेने की एवज में फिरौती की मांग करता है। इसे साइबर किडनैपिंग कह सकते हैं। कोई साइबर लुटेरा आपके सिस्टम और डेटा को कैद कर लेता है, उसे वापस देने के बदले फिरौती की मांग करता है। फिरौती देने के बाद वो चाहे तो आपका डेटा वापस कर सकता है या फिर उसे डिलीट कर सकता है। रेनसमवेयर एक प्रकार की फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर है, जबकि साइबर अटैक का मकसद नुकसान पहुंचाने का होता है और साइबर अटैक एक ऑनलाइन हमला होता है जो आतंकवादियों, अपराधियों और हैकर्स या किसी भी शख्स द्वारा किया जा सकता है। इसमें हमलावर उन उपकरणों का, उन तकनीकी पहुंच हासिल करता है जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, नेटवर्क या कोई ऐसा उपकरण शामिल हो जो इंटरनेट से जुड़ा हो। किसी भी व्यक्ति, कंपनी या देशों के बीच किसी भी वजह से तनाव में वक्त साइबर अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। साइबर अटैक या तो साइबर अपराधी पीड़ित से लाखों मील दूर बैठकर साइबर अटैक को अंजाम दे सकते हैं या फिर करीब आकर भी इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, देश पर साइबर अटैक के कई केस सामने आए हैं। साइबर अपराध के वक्त बड़े मामले वक्त वक्त पर देखने को मिलते हैं। नुपुर शर्मा मामले को लेकर इंडोनेशिया और मलेशिया के हैकर्स ने भारत में साइबर हमलों को अंजाम दिया था। साइबर सुरक्षा फर्म क्लाउड डेस्क के मुताबिक साइबर हमलों के मामले में भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के दौरान दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं के उद्योग पर हुए कुल साइबर हमले में हिंदुस्तान की 7.7% हिस्सेदारी थी। हिंदुस्तान के स्वास्थ्य सेवा उद्योग पर 2021 में 71 लाख अधिक से ज्यादा साइबर अटैक हुए थे। ये रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान का हेल्थ सेक्टर साइबर हमलों के निशाने पर है। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात साइबर सिक्योरिटी कंपनी की है। नॉर्टन रिपोर्ट बताती है कि रिपोर्ट में यह बताया गया है, भारत में साल 2022 के पहले 3 महीनों में ही करीब 1.8 करोड़ साइबर हमले हुए। इसका मतलब है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हर दिन करीब 2 लाख साइबर हमले दर्ज किए हैं। हिंदुस्तान हमलावरों के निशाने पर है। मौका मिलते ही अटैक काम कर जाता है। देश को, देश के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कुछ ऐसे साइबर हमलों के बारे में बताना चाहता हूं जिनसे बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हुआ है। साल 2019 में हेल्थ सर्विस वेबसाइट साइबर हमले का शिकार हुई थी। इस दौरान हैकर्स ने मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों से भी 68 लाख रुपए के रिकॉर्ड चुरा लिए थे। साल 2018 में पुणे की कॉमन्स
बैंक पर साइबर अटैक हुआ था। हैकर्स ने कॉमर्स से बैंक से 94.42 करोड़ की चोरी की थी। हैकर्स ने पहले ही बैंक के एटीएम सर्वर को हैक कर वीजा और रुपया डेबिट क्रेडिट कार्ड धारकों को जानकारी हासिल की थी और फिर उनसे पैसे चुरा लिए थे। यानी साल 2022 में ही कैनरा बैंक के एटीएम सर्वर को भी निशाना बनाया गया था। अलग अलग बैंक अकाउंट से लगभग 20 लाख से ज्यादा रुपए साफ कर दिए थे। साल 2018 की शुरुआत में ही स्मैकर्स ने 1.1 बिलियन भारतीयों का आधार कार्ड धारकों का रिकॉर्ड चोरी कर लिया था। देश में बढ़ते साइबर हमलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की पहल कर रही है। बैंकिंग, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे सेक्टर को साइबर हमले से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके अलर्ट रहने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट की बड़ी टीम की जरूरत है और जिस तेजी के साथ हिंदुस्तान में डिजिटल कामकाज का दायरा बढ़ रहा है, इंटरनेट यूजर्स की तादाद बड़ी संख्या में बढ़ रही है और बड़े कड़े इंतजाम करने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा के लिए बड़े जानकारों की बड़ी फोर्स की जरूरत मानी जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में तेज होते घमासान के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। हर पार्टी की तरफ से सारे दावे वादे पर जोर है। मुद्दे तेजी से बदल रहे हैं। जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर मुद्दा बनी है। राहुल गांधी के नए लुक पर भी सियासी घमासान चला है। लव जिहाद के साथ श्रद्धा मर्डर केस पे भी वार पलटवार हो रहा है। राम मंदिर भी मुद्दा बन गया है। अभी तक के जो हालात हैं उसमें कोई भी मुद्दा जोर नहीं पकड़ रहा। यहां तक कि मौरवी के मुद्दे को बीजेपी विरोधी पार्टियों पर धार नहीं दे सकी। बीजेपी का गुजरात विकास के मॉडल पर जोर है। बीजेपी गुजरात गौरव के नाम पर माहौल बना रही है। बीजेपी ने अपने दिग्गजों की फौज उतार दी है। संख्या बल के दबाव विरोधियों को परेशान कर रहे हैं। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री धमाकेदार रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमान अपने हाथों में ले रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली पालनपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोडासा, देगाम और बवाल में भी जनसभा को संबोधित किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह सुनवाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में क्या कुछ करें, कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। 20 વર્ષ 25 વર્ષ પહેલા વિકાસના સર્વાંગીણ વિકાસની વાત, સર્વક્ષેત્રીય વિકાસ, સર્વસ્પર્શીય વિકાસ, આમ ચારે તરફ વિકાસની વાત લઈને આપણે નીકળ્યા અને એના કારણે ગુજરાત આજે આઝાદીના અમૃતકાળમાં પ્રવેશી કરી ચૂકે છે। વિકસિત ગુજરાત બનાવવાના સ્વપ્ન સાથે ચાલી રહ્યા છે અને આ વિકસિત ગુજરાત બનાવવાનું કામ મારા જવાનીઓનો હાથમાં છે ભાઈઓ। અને એના માટે એક મજબૂત સરકાર બનાવવી જરૂરી છે। ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફરી એકવાર લાવીને આપણે આગળ વધવું છે। આપ આટલી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા છો ત્યારે મારું એક કામ કરશો તમે? ભાગે પાયે હાથ ઊંચો કરો તો ખબર પડે, હોંકારો કરો તો ખબર પડે। કરશો? આ વખતે અરવલ્લી જિલ્લાના મતદાનના બધા રેકોર્ડ તોડી નાખશો। દરેક પોલિંગ બૂથમાં વધુમાં વધુ મતદાન કરાવશો। ઘેર ઘેર જઈને કે લોકોને સમજાવશો। આજે મેં જેટલી વાતો કરી છે બધી વાતો પહોંચાડશો। બીજું એક મારું અંગત કામ કરશો। અંગત હો, જરા બોલો તો ખબર પડે, ડોકા હલાવો તો શું મેળ પડે। કરશો? જો આ અરવલ્લી જિલ્લો મારો જિલ્લો છે ને, મારે તો હકથી કહેવાય। સુખ ચેનની જિંદગી આવી કે ના આવી? મને તો ખબર નહીં મોડાસામાં શું થતું હતું ભાઈ। હાજ પડે ચિંતા કરે દીકરી હાજે ઘેર આવશે કે નહીં આવે। આ દિવસો હતા। સુખ શાંતિની જિંદગી જીવે છે કે નહીં? સૌનું ભલું થયું કે ના થયું? શાંતિ, એકતા, સદભાવ આ બધાના લાભમાં છે કે નહીં? એમાં ક્યાંય હિન્દુ મુસલમાન આવે છે? બધાનું ભલું એમાં જ થાય ભાઈ। શાંતિમાં જ બધાનું ભલું છે, એકતામાં જ બધાનું ભલું છે અને 20 વર્ષમાં આપણે આ કરીને બતાવ્યું છે અને એના કારણે ગુજરાત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે।
સાયન્સ સેટેલાઇટનો ઉપયોગ કેમ કરવો બાયસેગ નામની ઇન્સ્ટિટ્યુશન આજે હિન્દુસ્તાનભરના લોકો બાયસેગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોવા માટે ગાંધીનગર આવે છે આખો દાડો તપાસ કરે છે અને હિન્દુસ્તાનભરની બધી સરકારો આ બાયસેગને કામ આપે છે મારું આ કરી આપો મારું ભારત સરકારનું માર્ગદર્શન બાયસેગ કરે છે આ કામ તમારા ગાંધીનગરમાં થાય છે આ તાકાત આખા પંથક માટે બની રહી છે ભાઈ અનેક નવી નવી સંસ્થાઓ ગુજરાતની દીકરા દીકરીઓ अलग अलग विषयों में भणी गणी आगे बढ़े रोजगार माटेना अवसर पैदा थाय उद्योगों आखू क्षेत्र जमे અને આધુનિક ઉદ્યોગો ભાવિ વિકાસની દિશા એના માટે આપણે કામ કરીએ છીએ અને એટલા માટે આ પણ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે સારું શિક્ષણ મળવાનું કારણ આ પ્રોફેશનલ કોર્સ એનું એક મહત્વ અને દરેક બાળકનું દુનિયાની અંદર સ્થાન આ પ્રોફેશનલ કોર્સીસના કારણે બનવાનું છે ભાઈ આના કારણે ભારતનો પરચમ દુનિયાભરમાં ભારતનો વિજય ધ્વજ ફરકે એ દિશામાં આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ ભાઈઓ બહેનો મેં કહ્યું એમાં અમૃતકાળ છે દુનિયાના સમૃદ્ધ દેશોની બરાબરીમાં મારે ગુજરાતને લઈ જવું છે પણ આ કરશે કોણ ભાઈ કોણ કરશે जरा आ बाजू अवाज आवे कौन करते भाई कौन करते मोदी नहीं आ गुजरात नो जवानियों करवानो थे आज जेनी 20-22 वर्ष की उम्र थे ने ए गुजरात नु भाग्य लखवानो छे भाईओ मारू काम तो एने ताकत आपवानुं छे मारू काम तो एने अवसर आपवानुं छे मारू काम तो एने दिशा देखाडवानुं छे पण मारो भरोसो तमारा ऊपर छे तमारा कारण है थमारू छे भाई। और गुजरात चुनाव की जीत को प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ बीजेपी की पूरी फौज गुजरात के चुनावी मैदान में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सुपर एक्टिव हैं। उनके साथ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार जनसभाएं बैठकें कर रहे हैं। कैसे बीजेपी चुनाव के सारे रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात की जनता अथाह प्रेम करती है और अटूट विश्वास है उन पर। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके के चुनाव की स्थिति बनी है उसमें लोग एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। ऐसा है कि विपक्ष को खुश होने के लिए ये अगर लगता है तो भगवान उनको खुश रखे, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी की डिक्शनरी में वर्ड गुजरात में समाप्त हो गई है। अब यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। लोग यहाँ की सरकारों से जिस तरीके का विकास के एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा विकास गुजरात ने किया है और गुजरात नंबर 1 बहुत से मामलों में आगे बढ़कर के आया है और इसलिए लोग गुजरात में प्रधानमंत्री जी को और उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद और भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा किया गया कार्य को लोग आशीर्वाद देने को आतुर हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार के लिए अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अहमदाबाद पहुंचकर ओवैसी ने दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के मसले पर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सियासत बिल्कुल गलत है। ये लव जिहाद का मामला नहीं है, ये महिला की हत्या, उस पर जुल्म अत्याचार का वाकया है। गुजरात चुनाव में ओवैसी कैसे बीजेपी को घेर रहे हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूं। देखिए, बीजेपी जो सियासत कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। ये एक महिला पर की हत्या, उस पर जुल्म, उसका एक्सप्लॉयटेशन का एक वाकया है और हम तमाम को उसको उसी नजरिए से देखकर इसका कंडेम करना है। सबने कंडेम किया। अगर आप इसको मजहब का चश्मा लगाकर देखेंगे तो फिर ये उन महिलाओं को जो रोज कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में, दुनिया में जुल्म होता है,
वो उनसे नाइंसाफी होगी। और अगर लव जिहाद का नाम देकर भाजपा इस पे अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है, खास तौर से आसाम के मुख्यमंत्री ने गुजरात में आकर इस जहर को फैलाने की कोशिश की है, तो हम पूछना चाहते हैं वो आजमगढ़ में वो प्रिंस यादव का मामला क्या था, और फिर राहुल गुरुग्राम में उसने अपनी पत्नी को हत्या करके उसकी डेड बॉडी सूटकेस में डाल दी। तो ये इसको कैसे देखेंगे इसको, जब तक जो हमारे देश के मर्द लोग हैं उनके दिमागों में ये बीमारी है महिलाओं पर, खवातीन पर जुल्म करने की, उनके दिमाग का इलाज करना चाहिए। तो भाजपा बजाय उसका इसको इस नजरिए से देखने के, आप उसको चुनाव है तो उसको अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मोरबी में जो वाकया हुआ है, उस तकलीफदेह बात यह है कि जो वहां पर जो लोग काम कर रहे थे और ओरेवो कंपनी ने डेली वेज लेबरर्स को उस दिन खड़ा किया 100 रुपये देकर। आपने डेली वेज के लेबरर्स को पकड़ लिया, मगर जो ओरेवो कंपनी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चीफ है, वो अभी तक बाहर आराम से फिर रहे हैं। क्यों नहीं उनको पकड़ा जाता, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता? आखिर एक डेली वेज के लेबर को पकड़ते हैं आप, ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं उन 140 परिवारों से जिन्होंने अपने सब कुछ खो दिया, उन 50 बच्चों ने अपनी जान दे दी, 2 साल का बच्चा मर गया। तो ये भाजपा जो है, जो दौलतमंद और ताकतवर होता है उसको कुछ नहीं करती, जो कमजोर और मजलूम होता है उसको दबाती है। और गुजरात में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी घमासान तेज होता जा रहा है, पार्टियों की जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। पहले चरण की वोटिंग में बस 6 दिन बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि इन 6 दिनों में पार्टी गुजरात के मतदाताओं के दिलों पर क्या छाप छोड़ती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।